एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर। कल से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी जीवीके। तो कल जारी होगा प्रदेश स्तरीय भर्ती का विज्ञापन। कंपनी ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों को दिया कल तक का वक्त। जो कर्मचारी नहीं आएंगे उनकी जगह नई भर्ती होगी। 3 से 4 दिन में नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी। कंपनी का दावा 50 जिलों में सभी कर्मचारी लौटे वापस। 25 जिले ऐसे जहां लगभग 50% कर्मचारी वापस लौटे। इन 25 जिलों में बाकी एम्बुलेंस प्रशासन के सहयोग से चलाए जाने का दावा। प्रदेश में कंपनी के करीब 22,000 एम्बुलेंस कर्मी हैं। तो सूत्रों के अनुसार इनमें से अब तक 13 से 14,000 कर्मचारी वापस लौट चुके हैं। सूत्रों के अनुसार अभी भी करीब 8 से 9,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लखनऊ के इको गार्डन में एम्बुलेंस कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रचार में तेजी लाने के लिए साइबर टीम का गठन किया है, जिसमें 1 संयोजक और 4 सह संयोजक हैं, जबकि 6 क्षेत्रों के लिए 1 सोशल मीडिया संयोजक और 2 सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश में 1,15,000 बूथों पर मैनेजमेंट के लिए भाजपा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, यानी प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार के लिए भाजपा ने माइक्रो लेवल की योजना तैयार की है। कोरोना संकट के चलते मुश्किल में फंसे फ्लैट बायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए रेरा ने अब बिल्डरों को अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 2 साल का और वक्त दे दिया है। रेरा के इस कदम से 100 से ज्यादा बिल्डरों को अब अपने प्रोजेक्ट पूरा करने का समय मिल गया है। हालांकि 2 साल में काम पूरा करने के दौरान गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होने के बाद अब जल्द ही एयरपोर्ट के भूमि पूजन का समय भी नजदीक आने लगा है। जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके लिए जेवर के रनहेरा गांव के पास जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। एयरपोर्ट के लिए हवाई पट्टी का निर्माण होना है। 31 जुलाई को नियाल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अधिग्रहित 1,334 हेक्टेयर जमीन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सौंप देगा। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये उत्तर प्रदेश के विकास की बयार को और तेज़ करने वाला प्रोजेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं उन किसानों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जहाँ इंच भर ज़मीन के लिए गोलियाँ चलती थीं, इतना बड़ा अधिग्रहण उनकी सहमति से संपन्न हुआ और आज हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि हम ज़मीन उस कंपनी को हस्तांतरित कर सकें। बाकी हमारी सारी तैयारियां भूमि पूजन की वो चली रही हैं और हम लोग स्वयं निरीक्षण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय निरंतर संपर्क में है। वहीं भदोई में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की सीजीएम कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें पुलिस के वाहन में धक्का देकर बैठाने की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाहुबली विधायक और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। दरअसल हुआ ये कि कोर्ट में विधायक की पेशी के दौरान बाहर उनके हजारों समर्थक जमा थे और वो नारेबाजी करने लगे। और जब पेशी के बाद बाहुबली विधायक को पुलिस गाड़ी में बैठाने लगी तो वहां धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद विधायक को धक्का देकर गाड़ी में बैठाया और फिर आगरा जेल के लिए रवाना हुए। वैसे बाहुबली विधायक के वकील के मुताबिक उनकी जमीन कब्जाने और रेप के मामले में पेशी हुई थी। वैसे भी विधायक के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उनके मुवक्किल को दिन में ही कोर्ट लाया जाए। विधायक ज्ञानपुर की सीजीएम कोर्ट ज्ञानपुर में पेशी हुई है। उनका एक मुकदमा गोपीगंज थाने में 376D 342 506 में दर्ज किया गया था। वो अपराध संख्या उसका ये 379/2020 है। ये चूँकि घटना इसमें दिखाई गई थी 2014-15 की और FIR इसकी जो है हाईली डिले करीब 5-6 साल बाद जो है 2020 में दर्ज कराई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सत्तारूढ़ भाजपा शायद सबसे आगे है। और इसी क्रम में वाराणसी के रोहनिया में पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने की। इस दौरान काशी क्षेत्र की नवनिर्वाचित महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राधा मोहन सिंह का स्वागत किया। वहीं बैठक में वाराणसी मंडल के सभी सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई।
यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज इटावा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजा सुमेर सिंह किला गेस्ट हाउस पर 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का शिलान्यास किया। वहीं किसान आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश और निराश तो है ही, साथ ही वो खुद भी भ्रमित है और किसानों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सूर्य प्रताप शाही ने यह भी कहा कि जो काम पिछले 10 सालों में सपा और बसपा की सरकारें नहीं कर पाई, वो भाजपा सरकार ने कर दिखाया है। देखिए, अभी यहाँ पर बीज विधायन संयंत्र का सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण और 1000 मीट्रिक टन के गोदाम का मैंने यहाँ पर जो है वो शिलान्यास का कार्यक्रम अभी संपन्न किया है। साथ में जो है वो कुछ इटावा शहर के बाज़ारों में भी मैंने भ्रमण किया और यहाँ की हालात को देखे हैं। साथ में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की समीक्षा का कार्यक्रम हमने किया है और मुझे प्रसन्नता और संतोष इस बात का है कि यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन का काम बेहतर तरीके से हो रहा है। वहीं फतेहपुर जिला अदालत के पॉस्को कोर्ट में तैनात एडीजे मोहम्मद अहमद खान की गाड़ी को कौशाम्बी में एक इनोवा कार ने टक्कर मारी, जिसमें एडीजे और उनका गनर बाल बाल बच गए। लेकिन हादसे के बाद जज ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की कोशिश की गई है। यह हादसा कोखराज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर चाकवन बाजार में हुआ और इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस सभी लोगों को थाने ले आई, जहां एडीजे ने हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर ओवरटेक करने वाले चालक सहित 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक एडीजे प्रयागराज से फतेहपुर जा रहे थे और तभी चाकवन बाजार में ओवरटेक के दौरान इनोवा ने एडीजे की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। खबरों के मुताबिक एडीजे ने 2020 में भी बरेली में खुद पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। कल लगभग 6:30-7 के आसपास की घटना है। ये डीजे साहब का नाम है मोहम्मद अहमद खान साहब, जो पास्को एक में जज हैं फतेहपुर में। वो अपनी प्राइवेट गाड़ी सेंट्रो से इलाहाबाद से जा रहे थे फतेहपुर कि थाना कोखराज के अंतर्गत एक चौराहा है, उसका नाम है चकवन चौराहा। वहाँ पर इनकी गाड़ी को टेक करने इनके गाड़ी में टक्कर हो गया, जिससे उनकी कुछ गाड़ी डैमेज, पिछला पोर्शन कुछ डैमेज हो गया था और राइट साइड का, गेट साइड का। ड्राइवर की जो इनोवा का ड्राइवर था मोहम्मद उमर, उनकी मोबाइल भी साथ लेते गए और वहीं से अपनी गाड़ी के साथ चले गए। कल शाम को लगभग 7 बजे के आसपास 2 गाड़ियां इधर से जा रही थी प्रयागराज की तरफ से, जो फतेहपुर की ओर रुख किए हुए थी। चाकवन चौराहे पर जाकर वहां एक सेंट्रो गाड़ी जो आगे चल रही थी, उसको एक इनोवा गाड़ी ने ओवरटेक करने का प्रयास किया और इसमें उनकी टक्कर हो गई। तो दोनों की आपस में बातचीत हुई, खर्चा देने के बारे में बातचीत हुई कि जो डैमेज हुआ है उसको पे कर दिया जाए, लेकिन वो बात नहीं बनी। तब एडीजे साहब ने एक तहरीर दी है जिसमें धारा 307 बनती है कि उन पर हत्या का प्रयास किया गया और उन्होंने एक घटना को उल्लेख किया गया है कि बरेली में भी 2020 में इस प्रकार की घटना उनके साथ हो चुकी है। लेकिन अभी जो कल वहाँ पर विवेचक पहुँचे थे जिन्होंने उन्हें तहरीर दी, उन्होंने अनुरोध किया कि गाड़ी का टेक्निकल मुआयने के लिए छोड़ दिया जाए। वहीं प्रदेश में कुछ जगहों पर खून की कालाबाजारी का मामला सामने आया। टीवी स्क्रीन पर 2 जगह की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर चंदौली से सामने आई, जहां एक शख्स से 3 यूनिट ब्लड बरामद किया गया। आरोपी हाथी यानी गांव का रहने वाला है और ये बनारस से ब्लड लाकर चंदौली, गाजीपुर और बिहार के मोहनिया में बेच देता था। पुलिस को उसके साथी की तलाश है। दूसरी तस्वीर वाराणसी की है, जहां चंदौली में एक तस्कर की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में ड्रग्स विभाग ने छापेमारी कर जांच की और मामला संदिग्ध पाया। तस्कर के पास से बरामद खून IMA का पाया गया, जिसके बाद यहां के CCTV खंगाले जा रहे हैं। वहीं IMS सचिव का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी IMA ब्लड बैंक बंद रहेगा। तो चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के लिए अपने क्षेत्र का दौरा उनके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। ऐसे में कई बार नेताओं को जनता की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही गढ़मुक्तेश्वर के विधायक के साथ हुआ। क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। यकीनन विधायक जी को अब भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि जिस जनता ने 4.5 साल पहले उन्हें सर आंखों पर बिठाया था, आज उन्हें जमीन की कौन कहे, गंदे पानी में उतार दिया। जी हाँ, ये हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से विधायक कमल सिंह मलिक। चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं, इसलिए जनता के पास तो आना ही पड़ेगा। ये भी आए,
लेकिन बताया जा रहा है कि सड़क नहीं बनने से नाराज गांव वालों ने विधायक जी का हाथ पकड़ा और सड़क पर जमा पानी में पैदल चला दिया। उस पर से युग ठहरा मोबाइल का। पहले सब कुछ कैमरे में कैद हुआ और फिर इस कदर बाहर वायरल हुआ कि दुनिया तरह तरह के सवाल खड़े करने लगी। अब विधायक जी और ग्राम प्रधान दोनों सफाई पर सफाई दे रहे हैं। खुद इन्हीं से सुन लीजिए। तो मंदिर था उधर जाने के लिए, तो वहाँ एक पानी भर जाता है, तालाब है। तो मैं वहाँ से निकला, वहाँ से तो मेरे साथ में सेक्रेटरी भी था। तो मैंने उसको दिखाया कि मैंने कहा ये इतना पानी भरा हुआ है और इसका कोई अपना व्यवस्था हो, क्या चीज़ हो सकती है। और उसको मैंने ही उसको वीडियो को कहा, मैं कहा इसे देखो कितना पानी है, उसको बनाओ। उसको जल में निकलते हुए हमने दोनों ने जो है पद यात्रा पूरी करी। तैसे हम वापस लौटे तो वीडियो उन्होंने विधायक जी ने जैसे कुछ नहीं है, विधायक जी ने ये बात की थी कि भाई इसकी वीडियो बनाओ, जल भराव है, सेक्रेटरी को बुलवाओ। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन विधायक जी का गंदे पानी वाला वीडियो उनकी फजीहत तो करा ही रहा। उस पर से चुनाव भी दूर नहीं। कहते हैं बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब तो आप समझ ही गए हों। एबीपी गंगा के लिए हापुड़ से प्रदीप की रिपोर्ट। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें बड़ी खबर, कल उत्तर प्रदेश बोर्ड के नतीजे 10वीं और 12वीं के घोषित होंगे। कल जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट दोपहर 3 बजे किए जाएंगे जारी। बड़ी खबर कल upmsp.edu.in पर देख सकते हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे दोपहर 3 बजे जारी होंगे। यूपी बोर्ड के नतीजे, छात्रों का इंतजार खत्म, कल जारी होगा यूपी बोर्ड का नतीजा। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। अनुभव, 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड के नतीजे कल आने वाले हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल ये 10वीं और 12वीं के जो नतीजे हैं कल जारी किए जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे नतीजे आ जाएंगे और 2 वेबसाइट दिए गए हैं। इन 2 वेबसाइट पर ही रिजल्ट को अपलोड किया जाएगा। कोरोना के चलते परीक्षाएं नहीं हुई थी, ना 10वीं की परीक्षा हुई थी, ना 12वीं की परीक्षा हुई थी। और उसके बाद ये तय हुआ था कि एक फॉर्मूले के आधार पर ही ये परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। ICSE के परिणाम आ चुके हैं, CBSE बोर्ड के परिणाम आ चुके हैं और कल 31 तारीख को यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं का जो परिणाम है वो भी घोषित कर दिया जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला रखा गया है, 10वीं के नंबर, 11वीं के नंबर, प्री बोर्ड के नंबर, इन सारी चीजों के नंबर को जोड़ते हुए ही ये परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। और देखिए, अगर हम बात करें तो तकरीबन 50 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं और 12वीं दोनों मिला करके हैं। तो यूपी बोर्ड का जब भी रिजल्ट आता है, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या होती है छात्रों की। और इस कोरोना काल में ऐसा हुआ है कि जब बिना परीक्षा के ही परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, अब कल किस तरीके से रिजल्ट आएगा, क्या परसेंटेज रहता है पासिंग स्टूडेंट का, ये कल पता चलेगा। लेकिन हाँ, छात्रों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि जल्द से जल्द उनका जो रिजल्ट है उसे घोषित किया जाए। जी अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे लखनऊ से सहयोगी अनुभव शुक्ला, बता रहे थे कि अब छात्र भी जो है उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। ICSE CBSE के परीक्षा नतीजे जो हैं वो घोषित हो ही चुके हैं। अब यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे कल दोपहर 3 बजे जारी किए जाएंगे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश के से नदियां उफान पर हैं तो पहाड़ दरक रहे हैं। हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया। दूसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे पर भटवाड़ी सेंड की है, जहां कल पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गया, जिससे पूरा मार्ग बाधित हो गया। वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भटवाड़ी सैंड के पास भूस्खलन से सड़क बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि डीएम और एसपी को पैदल चलकर दूसरी ओर जाना पड़ा। दरअसल बारिश के मौसम में यहां पहाड़ों से लगातार बोल्डर नीचे गिर रहे हैं, जिससे हाईवे जगह जगह बंद हो रही है। इससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां तक कि डीएम और एसपी को भी डाइवर्टेड मार्ग रुद्रप्रयाग जवाड़ी तिलवाड़ा से होकर जाना पड़ा। ऑलरेडी लगी हुई हैं, पर्याप्त मात्रा में मशीनें लगी हुई हैं, लगातार काम कर रही हैं। पूरी प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो है रास्ते सारे खुलवा दिए जाएँ
और पिछले 10 दिनों में थोड़ा बारिश होने की वजह से अच्छी स्थिति उत्पन्न हुई है, परंतु मशीनें लगी हुई हैं, लगातार काम कर रही हैं, जल्दी इस तरह से खुल जाएंगी। वहीं लगातार बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरोबड़ और नरकोटा में भूस्खलन से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे बंद हो जाने से सब्जी, फल, दूध समेत तमाम जरूरी चीजें खराब हो रही हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिरते रहते हैं।